हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सरस्वती ऑनलाइन क्लासेज। लास्ट लेक्चर में अपन ने डिस्कस किया था किसी भी मैट्रिक्स का अपन इनवर्स कैसे निकालते हैं एंड इनवर्स से रिलेटेड अपन ने बहुत सारे क्वेश्चन किए थे। इनवर्स की प्रॉपर्टीज अपन ने की थी और इनवर्स से रिलेटेड अपन ने ऑलमोस्ट लगभग क्वेश्चन अपन ने पूरे कंप्लीट कर लिए थे। इसके बाद में अपन नेक्स्ट पॉइंट स्टार्ट करते हैं, सॉल्यूशन ऑफ नेक्स्ट पॉइंट सॉल्यूशन ऑफ linear equation system in three variable using matrix method। देखो क्या दे रखा है, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन सिस्टम इन थ्री वेरिएबल यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। आपको तीन वेरिएबल पे कोई इक्वेशन दे रखी होगी, उस इक्वेशन का आपको मैट्रिक्स मेथड से सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। जैसे अपन ने डिटरमिनेंट का किया था या फिर क्रीमेन रूल का यूज करके फिर अपन ने एक्स वाई और जेड की वैल्यू फाइंड आउट की थी। क्लियर है सभी को? ठीक है। अब देखो, मान लिया आपको सॉल्यूशन अपन कैसे निकालेंगे। यहां से ये a कैपिटल X इक्वल्स टू b, ये तीन मैट्रिक्स है। यहां से x एक वेरिएबल मैट्रिक्स होता है, यहां आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है। देखो, अगर मैं x की वैल्यू फाइंड आउट करूंगा तो ये आपका क्या बन जाएगा, a इनवर्स इनटू b। ठीक है। आपको इस वाली फॉर्म में कोई एक मैट्रिक्स दे रखी होगी या फिर जो आपको सिस्टम दे रखे होते हैं वो सिस्टम इस मैट्रिक्स की फॉर्म में दे रखे होते हैं। ठीक है। इनडायरेक्टली आपको वैसे इक्वेशन दे रखी होगी, लेकिन वो इक्वेशन को अगर मैं मैट्रिक्स की फॉर्म में चेंज करूंगा वो इस वाली फॉर्म में बन जाएगी। ठीक है। देखो, यहां से अगर मैं x की वैल्यू फाइंड आउट करता हूं तो a इनवर्स इनटू b बनेगा। x इक्वल्स टू a इनवर्स का फॉर्मूला क्या था, 1 बाय डिटरमिनेंट ऑफ a इनटू एडजॉइंट ऑफ a, और यहां से इनटू में अपन क्या कर देते हैं b। ये सब क्या है, ये भी मैट्रिक्स है। एडजॉइंट ऑफ a अपन निकाल सकते हैं, डिटरमिनेंट ऑफ a ये भी अपन फाइंड आउट कर सकते हैं। ये वाली बात क्लियर है सभी को? ठीक है। अब देखो, आपको इक्वेशन दे रखी है a1x प्लस a2 b1y प्लस c1z इक्वल्स टू d1 a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल्स टू d2 a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल्स टू d3। ठीक है। हाँ देखो, इधर यहां से जो मैट्रिक्स ए बनती है, मैट्रिक्स ए बनेगी, चलो देखो, a इंटू कैपिटल X इक्वल्स टू B, ये आपको दे रखा है। जो मैट्रिक्स A होगी वो मैट्रिक्स A कहां से आएगी, जो XYZ है, XYZ के जो भी कोएफिशिएंट बनेंगे उन कोएफिशिएंट से मैट्रिक्स A बनती है। मतलब ये आपको इस वाली फॉर्म में दे रखा होगा, A इक्वल्स टू A1, A इक्वल्स टू बनेगा A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3 एंड X बनता आपका एक वेरिएबल मैट्रिक्स। वेरिएबल कितने हैं, X Y Z, एंड P इक्वल्स टू बनता है आपका, जो इक्वल्स टू के बाद में रिमेनिंग कांस्टेंट रह जाएंगे, उन कांस्टेंट से एक मैट्रिक्स बनेगी। उस मैट्रिक्स को अपन क्या बोलते हैं, उस मैट्रिक्स को अपन B बोलेंगे। ठीक है। अब देखो, यहां से अपन क्या कर सकते हैं, x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखो, ये तो क्या है, वेरिएबल जो अपन क्वेश्चन करेंगे तो क्वेश्चन से मैं इस चीज को क्लियर करूंगा कि कैसे अपन x निकालेंगे। ठीक है। अब देखो, यहां से भी दो तीन केसेस बनते हैं, जैसे जो सॉल्यूशन है वो कंसिस्टेंट होगा या फिर इनकंसिस्टेंट होगा। ठीक, वो किस पे डिपेंड करता है, पहले डेल्टा की वैल्यू पे डिपेंड कर रहा था, मतलब उस सिस्टम से एक आपने डिटरमिनेंट बनाई थी, उस डिटरमिनेंट की वैल्यू अगर इक्वल्स टू 0 आ रही थी या फिर नॉट इक्वल्स टू 0 आ रही थी। ऐसे ही अपन क्या करेंगे, यहां से डिटरमिनेंट ऑफ a निकालेंगे। अगर डिटरमिनेंट ऑफ a की वैल्यू, इफ फर्स्ट केस, फर्स्ट पॉइंट हो गया, इफ डिटरमिनेंट ऑफ a नॉट इक्वल्स टू 0, अगर डिटरमिनेंट ऑफ a की वैल्यू नॉट इक्वल्स टू 0 है, इट मींस
ये डिवाइड में वैल्यू क्या आ गई, डिवाइड में वैल्यू फाइनाइट आ गई कुछ ना कुछ, अगर कुछ ना कुछ फाइनाइट है मतलब x की वैल्यू कुछ ना कुछ आएगी, ठीक है। तो उस वाले केस में अपन क्या बोलेंगे, इफ डिटरमिनेंट ऑफ a इक्वल्स टू 0 then system has a unique solution and also consistent system। देखो इसका एक यूनिक सॉल्यूशन का मतलब अद्वितीय हल होगा एंड कंसिस्टेंट का मतलब संगत निकाय बनेगा। ये वाली बात क्लियर है। अगर डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या आ रही है, नॉट इक्वल्स टू 0, तो आपने डायरेक्टली क्या बता देना कि ये एक कंसिस्टेंट सिस्टम बनेगा और इसके अद्वितीय हल मतलब एक ही हल इसका विद्यमान होगा, और वो हल क्या होगा, वो अपन x y z की वैल्यू से, मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में बताऊंगा, x y z की वैल्यू निकाल के जो x y x इक्वल्स टू y इक्वल्स टू z इक्वल्स टू जो भी आपकी वैल्यू आएंगे वो आपका क्या बनेगा, एक अद्वितीय हल बनेगा। इसके बाद में सेकंड देखो, इफ डेल्टा इक्वल्स टू 0, अगर डेल्टा की वैल्यू डिटरमिनेंट ऑफ a की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई, मान लीजिए कि ये 0 है, ठीक है, और ऊपर वाली वैल्यू क्या आ गई, ऊपर वाली वैल्यू नॉट इक्वल्स टू 0 आ गई, ठीक है, नॉट इक्वल्स टू, देखो ये भी क्या आपकी मैट्रिक्स है, ये भी आपकी मैट्रिक्स है, तो अगर ये नॉट इक्वल्स टू 0 आ गई इट मींस ऊपर तो फाइनाइट आ गया, नीचे 0 आ गया, तो फाइनाइट अपॉन 0 ये आपका क्या बनेगा, इनफाइनाइट बनेगा, और इनफाइनाइट तो आपका एग्जिस्ट नहीं करेगा। इट मींस ऐसे केस में उस सिस्टम का कोई भी हल विद्यमान नहीं होगा, नो सॉल्यूशन आएगा, और जब नो सॉल्यूशन बनता है तो उस वाले केस में उस सिस्टम को अपन क्या बोलते हैं, इनकंसिस्टेंट या फिर संगत निकाय बोलते हैं। क्लियर है सभी को। देखो देन if determinant of a equals to 0 and adjoint of a into b not equals to, देखो ये क्या है, नल मैट्रिक्स है। अगर जब अपन मैट्रिक्स की बात करते हैं तो इक्वल्स टू 0 नहीं लिखते, उसको अपन नल मैट्रिक्स बोलेंगे। ये नॉट इक्वल्स टू नल मैट्रिक्स है, then system has no solution and also inconsistent का मतलब क्या हुआ, असंगत निकाय, ठीक है, असंगत निकाय बनेगा और उस सिस्टम का कोई भी हल विद्यमान नहीं होगा। इसके बाद में थर्ड पॉइंट आपका, इफ डेल्टा डिटरमिनेंट इक्वल्स टू 0 एंड एडजॉइंट ऑफ a इनटू b, और ये इक्वल्स टू क्या बन जाए, आपकी एक नल मैट्रिक्स बन जाए। ये क्या आपकी एक नल मैट्रिक्स, ठीक है, मतलब सभी एलिमेंट क्या बन जाएंगे, 0 0 0 0 बन जाएंगे। देन सिस्टम हैव इनफाइनाइट many solution and also consistent system, ठीक है। देखो जहां पे या तो वन सॉल्यूशन आएगा या फिर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन आएंगे, दोनों केस में आपका सिस्टम तो क्या बनेगा, कंसिस्टेंट ही बनेगा। और अगर अपन बात करें कि हाँ एक भी सॉल्यूशन नहीं आ रहा है, तो उस वाले केस को सिस्टम को अपन क्या बोल देंगे, इनकंसिस्टेंट सिस्टम या फिर असंगत निकाय बोल देंगे। देखो जो अपन ये केस दिखाया इसमें d1 d2 d3 की वैल्यू किसी एक की वैल्यू नॉन जीरो नहीं होगी, मतलब ये जो सिस्टम है आपका नॉन होमोजेनियस है, असमघातीय आपका सिस्टम है। और अगर मान लो होमोजेनियस दे रखा होगा उस वाले केस में, देखो होमोजेनियस वाले केस में अपन देखा था कि इक्वल्स टू 0 बन जाता है, d1 d2 d3 की वैल्यू 0 बन गई थी, एंड वहां से डेल्टा x, अगर d1 d2 d3 की वैल्यू 0 बन रही है तो डेल्टा x डेल्टा y और डेल्टा z तो ऑलवेज क्या बनेंगे, ऑलवेज 0 ही बनेंगे। और वो किस पे डिपेंड करता है, वो डेल्टा की वैल्यू पे डिपेंड करता था। अगर डेल्टा की वैल्यू 0 आ रही थी तो आपके
कितने सॉल्यूशन बनेंगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन बनेंगे, और उस इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन को अपन क्या बोल देते हैं, नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन बोल देंगे। एंड डेल्टा नॉट इक्वल्स टू 0 होगा तो उसका भी एक यूनिक सॉल्यूशन बनेगा, और वो यूनिक सॉल्यूशन क्या बनता है, 0,0,0, एंड उस यूनिक सॉल्यूशन को ही अपन क्या बोल दे रहे थे, ट्राइवल सॉल्यूशन बोल दे रहे थे। ऐसा ही यहाँ पे जो अपन ने पहले पढ़ा था, ठीक है, बस याद रखने का है। यहाँ पे भी वही केस, अगर होमोजेनियस होगा तो डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू 0 होने से, डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू 0 होने से इनफाइनाइट नंबर तो सॉल्यूशन बनेंगे, इनफाइनाइट नंबर सॉल्यूशन बन जाएंगे, एंड वो एक नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन बन जाएगा। एंड डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल्स टू 0 होगा तो यूनिक सॉल्यूशन, एंड आपका एक ट्राइवल सॉल्यूशन बन जाएगा, और उस ट्राइवल सॉल्यूशन की वैल्यू क्या बनती है, 0,0,0 बनता है। ठीक है, चलो नोट करो इसको फटाफट, इसके बाद में अपन ये क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, इस पॉइंट को लिखाने की जरूरत है क्या, देखो अगर जरूरत है तो अपन इसको लिख देते हैं। इन केस ऑफ होमोजेनियस सिस्टम, ये तो अपन ने क्या देखा था, नॉन होमोजेनियस सिस्टम के केस में। होमोजेनियस सिस्टम के केस में फर्स्ट आपका आएगा, अगर डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल्स टू 0 है तो आपका एक यूनिक सॉल्यूशन बनेगा, एंड अगर यूनिक सॉल्यूशन बनेगा तो उस सॉल्यूशन को अपन क्या बोलते हैं, इस सॉल्यूशन को अपन क्या बोलते हैं, ट्राइवल सॉल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, और वो बनता है 0,0, सिस्टम क्या बनेगा, कंसिस्टेंट। सेकेंड, डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू 0 तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन बनेगी, एंड नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन बनेगा, एंड कंसिस्टेंट सिस्टम बनेगा। ठीक है, ये जो अपन ने चीजें लिखी है ये किसके लिए, होमोजेनियस सिस्टम के लिए। ठीक है, ये जो अपन ने पढ़ा ये नॉन होमोजेनियस सिस्टम के लिए। नॉन होमोजेनियस का मतलब क्या हुआ, d1 d2 d3 में से कम एक की वैल्यू क्या आनी चाहिए, नॉन जीरो आनी चाहिए, और होमोजेनियस का मतलब क्या हुआ, d1 d2 d3 तीनों की वैल्यू क्या आ गई होगी, 0 आ गई होगी, तो ये वाला बनेगा, अदरवाइज ये वाला बनेगा। ठीक है, चलो नोट करो, एक क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन से और क्लियर होंगे आपके लिए। हाँ देखो, देखो सिस्टम दे रखा आपको x plus 2y plus z equals to 7, x plus 3z equals to 1, 2x minus 3y equals to 1। ये कोई सिस्टम दे रखा है, इस सिस्टम का सॉल्यूशन आपने फाइंड आउट करना है यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। ठीक है, मैट्रिक्स मेथड से इसका सॉल्यूशन आपने फाइंड आउट करना है। देखो मैट्रिक्स मेथड क्या था, a x इक्वल्स टू b एंड x की वैल्यू अपन कैसे फाइंड आउट करते हैं, a इनवर्स इनटू b, और a इनवर्स की वैल्यू अपन कैसे निकालते हैं, 1 बाय डिटरमिनेंट ऑफ a इनटू एडजॉइंट ऑफ a। ये वाली बात क्लियर है। तो सबसे पहले आपका टारगेट क्या है, a इनवर्स फाइंड आउट करना। a इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले अपन को मैट्रिक्स A बनानी पड़ेगी। मैट्रिक्स A कहां से बनती है, x y और z के जो भी कोएफिशिएंट आ रहे थे वहां से आपकी मैट्रिक्स A बनेगी। देखो 1 2 1, ये आपका 1 2 1,
यहाँ पे y नहीं आ रहा तो 0 बन जाएगा 1 0 3, यहाँ पे z नहीं आ रहा तो ये भी 0 बन जाएगा। क्लियर है सभी को? हाँ देखो इसके बाद में जो कैपिटल X होगा वो तो आपका ऑलवेज ही क्या बनता है, वेरिएबल बनता है x y z। एंड अगर अपन b की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो इक्वल्स टू के बाद में जो भी आपकी टर्म होगी वही क्या बनती है, वही b बन जाएगी। क्लियर है सभी को? ये आपने a x और b के बारे में बता दिया। इसके बाद में अपन ने क्या करना है, डिटरमिनेंट ऑफ a फाइंड आउट करना है। डिटरमिनेंट ऑफ a इक्वल्स टू, डिटरमिनेंट ऑफ a इक्वल्स टू क्या बनेगा, देखो 1 के रेस्पेक्ट में ओपन करो 0 प्लस का 9, -2 के रेस्पेक्ट में ओपन करो 0 माइनस का 6, प्लस 1 के रेस्पेक्ट में ओपन करो ये आपका बनेगा माइनस का 3। ठीक है, देखो क्या बन रहा है, 9 प्लस 12 माइनस का 3 इक्वल्स टू क्या बन गया 21 माइनस का 3 और ये 18 बन जाएगा। डिटरमिनेंट ऑफ a की वैल्यू जो है वो आपकी क्या आ रही है 18 आ रही है। अब इसके बाद में देखो अपने एडजॉइंट ऑफ a को फाइंड आउट करना है। एडजॉइंट ऑफ a कैसे फाइंड आउट करेंगे, एडजॉइंट ऑफ a इक्वल्स टू बनता है कोफैक्टर ऑफ a का ट्रांसपोज। ये वाली बात क्लियर है। अब यहां से अपन को कोफैक्टर ऑफ a फाइंड आउट करना है। देखो कोफैक्टर ऑफ a अपन डायरेक्टली ही क्या बनाएंगे, मैट्रिक्स बनाएंगे अब तो हर बार। हाँ अब देखो 1 के रेस्पेक्ट में इसका कोफैक्टर क्या बनेगा 0 प्लस का 9, 2 के रेस्पेक्ट में क्या बनेगा 0 माइनस का 6, 1 के रेस्पेक्ट में माइनस का 3 0 माइनस का 3, इस 1 के रेस्पेक्ट में 0 प्लस का 3, इस 0 के रेस्पेक्ट में क्या बनेगा 0 माइनस का 2, 3 के रेस्पेक्ट में -3 -4 माइनस का 7, 2 के रेस्पेक्ट में 6 माइनस 0 6, -3 के रेस्पेक्ट में 3 -1 2, 0 के रेस्पेक्ट में 0 माइनस का 2। ये आपने कोफैक्टर अभी तक निकाला नहीं है। ठीक है, कोफैक्टर निकाला है लेकिन ये एग्जैक्टली कोफैक्टर की वैल्यू नहीं आई है। अपन को कोफैक्टर ये निकालने के बाद में 4 जो एलिमेंट होते हैं उनके साइन चेंज करने होते हैं। कौन कौन से, देखो दिस 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 एंड दिस। क्लियर है सभी को? अब इसका ये क्या बन गया, एग्जैक्टली कोफैक्टर बन गया। कोफैक्टर आपके पास में आ चुका है। अब आपको एडजॉइंट ऑफ a फाइंड आउट करना है। एडजॉइंट ऑफ a आ गया, a इनवर्स आ गया, यहां से अपन x फाइंड आउट कर लेंगे। देखो यहां से x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू तो बन गई x y z और इक्वल्स टू a इनवर्स 1 बाय डिटरमिनेंट ऑफ a इनटू एडजॉइंट ऑफ a। देखो एडजॉइंट ऑफ a क्या बनेगा, इसका ट्रांसपोज, इसका ट्रांसपोज कर दो पहले तो 9 6 माइनस का 3 -3 -2 प्लस 7 6 -2 और -2 ऐसे बन गया होगा। ये आपका कोफैक्टर ऑफ a का ट्रांसपोज करके आपने एडजॉइंट ऑफ a बना दिया एंड इसके साथ में मल्टीप्लाई क्या होगा b, ये आपने मल्टीप्लाइड बाय कर दिया 7 1 और 1। सबसे पहले ये देखो कि इन दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है कि नहीं है। ठीक है, देखो ये कितना ऑर्डर का है 3 क्रॉस 3 का, ये 3 क्रॉस 1 का। फर्स्ट वाले का कॉलम और सेकंड वाले का रो दोनों क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है। इट मींस ये मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है एंड फाइनली जो आपकी रिजल्टेंट मैट्रिक्स बनेगी वो 3 क्रॉस 1 की बनेगी। 3 क्रॉस से मतलब एक कॉलम मैट्रिक्स बनेगी। ठीक है, तो ही तो अपन देखो इसको कंपेयर कर पाएंगे। अगर ये कॉलम है तो इधर भी एक कॉलम मैट्रिक्स बननी चाहिए। तो x को अपन x के साथ में फर्स्ट टर्म के साथ में, फर्स्ट एलिमेंट के साथ में, y को सेकंड एलिमेंट के साथ में और z को थर्ड एलिमेंट के साथ में कंपेयर कर सकते हैं। बात क्लियर है सभी को? देखो यहां से इक्वल्स टू यहां x y z इक्वल्स टू 1 by 18, ये 9 into 7 कितना बनेगा 63 माइनस का 3 प्लस का 6 42 -2 -2 माइनस का 21 प्लस 7 -2। ठीक है, इक्वल्स टू आपका बनेगा 1 by 18। देखो कितना बन रहा है 60 प्लस 6 66, ये कितना बनेगा 40 -2 38, ये कितना बन रहा है
माइनस का 14 बनेगा, माइनस का 16 बन जाएगा। ठीक है, अब इसको अपन क्या करेंगे, अंदर डिवाइड करेंगे। अंदर डिवाइड करेंगे तो x y और z इक्वल्स टू बन रहा है कितना, 66 मतलब 33/9, ये आपका बनेगा 19/9 और माइनस का 8/9। अब अपन इसको क्या करते हैं, कंपेयर कर लेते हैं। x की वैल्यू बनेगी 33/9, y की वैल्यू बनेगी 19/9 और z की वैल्यू बनेगी माइनस का 8/9। ये आपका फाइनली आंसर बन जाएगा। ठीक है, अब देखो यहां से आपके पास में डिटरमिनेंट ऑफ a की जो वैल्यू आई थी, डिटरमिनेंट ऑफ a की वैल्यू क्या आई थी, अपन ने यहां से निकाला था 18 और ये नोट इक्वल्स टू क्या आ रही थी, नोट इक्वल्स टू 0 आ रही थी। यहीं से आपको आइडिया लग गया था कि जो आपका सिस्टम बनेगा वो सिस्टम एक कंसिस्टेंट, एक संगत कंसिस्टेंट सिस्टम बनेगा, संगत निकाय बनेगा एंड हैज यूनिक सॉल्यूशन, इसका एक अद्वितीय हल विद्यमान होगा और वो अद्वितीय हल क्या बनेगा, x इक्वल्स टू 33/9, y इक्वल्स टू 19/9 एंड z इक्वल्स टू माइनस का 8/9। क्लियर है सभी को? ये है आपका मैट्रिक्स मेथड। मैट्रिक्स मेथड से कैसे अपन कोई सिस्टम दे रखा होगा उस सिस्टम को कैसे अपन सॉल्व करते हैं। एंड कई बार क्या होगा कि आपको इस सिस्टम के अंदर ही कांस्टेंटली कोई वेरिएबल डाल रखा होगा, कोई a, ठीक है, ए डाल रखा होगा, बी डाल रखा होगा, हो सकता है कि दो भी वेरिएबल डाल दे, उन वेरिएबल्स की आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी, वो भी अपन ऐसे ही करेंगे। ठीक है, हाँ देखो अगर कुछ भी दे रखा होता है तो अपन तो क्या करेंगे, क्रीमेर रूल से भी करेंगे, इससे भी करेंगे, जो अपन को आसान लगेगा उसी से अपन कर लेंगे। लेकिन अगर अपन सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें तो सब्जेक्टिव में तो अगर आपको मैट्रिक्स मेथड से दे रखा है या फिर मैट्रिक मेथड से सोल्व करवा रहा है तो आपने उसी मेथड से सोल्व करना पड़ेगा। अगर क्रीमेर रूल या फिर सारणिक मेथड से सोल्व करवा रहा है तो आपको उसी मेथड से सोल्व करना पड़ेगा। बात क्लियर है सभी को? ठीक है, चलो नोट करो इसको। हो गया होगा? देखो एक क्वेश्चन और करते हैं। देखो क्या आपको दे रखा है, शो दैट सिस्टम दिस इज इनकंसिस्टेंट, मतलब असंगत निकाय, असंगत निकाय। जब असंगत निकाय की बात होगी इट मींस इसके सॉल्यूशन नहीं आएंगे, नो सॉल्यूशन। एंड नो सॉल्यूशन तो कब होता है, जब जब डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू तो क्या हो, 0 हो एंड एडजॉइंट ऑफ ए इनटू बी, ये आपका नोट इक्वल्स टू क्या आना चाहिए, एक नल मैट्रिक्स आना चाहिए, तब जाके आपका सिस्टम क्या बनेगा, इनकंसिस्टेंट या फिर असंगत निकाय बनेगा। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, यहां से डिटरमिनेंट ऑफ ए निकाल लेते हैं। क्या बनेगा, 2 4 6 1 2 3 1 1 और 3 ओपन कर दो। देखो ये 2 के इसके रेस्पेक्ट में ओपन करेंगे, 2 6 माइनस का 3 माइनस 4 के रेस्पेक्ट में ओपन करो, क्या बनेगा, ये आपका बनेगा 3 माइनस का 3 3 माइनस का 3 प्लस 6 के रेस्पेक्ट में ओपन करो,
6 के रेस्पेक्ट में ओपन करेंगे 1 माइनस का 2, 1 माइनस का 2, देखो क्या बन रहा है 3 इंटू 2 6, ये आपका 0 हो गया और ये आपका क्या बन रहा है माइनस का 6, इससे कैंसिल आउट होगा, क्वेश्चन क्या बन गया 0 बन गया। मतलब ये 4 इनकंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट सिस्टम के लिए ये होना चाहिए, ये फर्स्ट कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। अपन सेकंड कंडीशन और चेक कर लेते हैं। सेकंड कंडीशन निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहां से एडजॉइंट ऑफ ए निकालना पड़ेगा। तो देखो पहले मैट्रिक्स ए, तो आप मैट्रिक्स ए क्या बनी थी 2 4 6 1 2 3 1 1 और 3। यहां से अगर मैं एडजॉइंट ऑफ ए निकालता हूं, एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल्स टू क्या बना था कोफैक्टर ऑफ ए का ट्रांसपोज। तो यहां से अगर अपन कोफैक्टर ऑफ ए निकालते हैं तो डायरेक्टली यहां से मैट्रिक्स बना लेते हैं अपन। देखो कैसे बनेगी, 2 के रेस्पेक्ट में कोफैक्टर 6 माइनस का 3 क्या बनेगा 3 बनेगा, 4 के रेस्पेक्ट में 3 माइनस का 3 0 बनेगा, ठीक है। 6 के रेस्पेक्ट में 1 माइनस का 2 क्या बनेगा -1, 1 के रेस्पेक्ट में 12 माइनस का 6 तो प्लस का 6 बनेगा, 2 के रेस्पेक्ट में 6 माइनस 6 0 बनेगा, एंड इस 3 के रेस्पेक्ट में 2 माइनस का 4 माइनस का 2 बनेगा, 1 के रेस्पेक्ट में 12 माइनस का 12 क्या बनेगा 0 बनेगा, और इस 1 के रेस्पेक्ट में 6 माइनस 6 0 बनेगा, एंड इस 3 के रेस्पेक्ट में 4 माइनस का 4 ये भी 0 बनेगा। ये आपका कोफैक्टर ऑफ ए आ गया। कोफैक्टर ऑफ ए अभी तक नहीं आया है, आपको इसको माइनस करना पड़ेगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, माइनस ये प्लस हो गया, ये अब इसका कोफैक्टर बन गया। यहां से अपन एडजॉइंट ऑफ ए निकाल सकते हैं। देखो एडजॉइंट ऑफ ए की अगर बात करते हैं तो वो इक्वल्स टू क्या बन जाएगा, इक्वल्स टू बनेगा 3 0 -1 -6 0 2 0 0 एंड 0। ये आपका एडजॉइंट ऑफ ए आ गया। अपन यहां से एडजॉइंट ऑफ a into b ये निकाल लेते हैं। एडजॉइंट ऑफ यहाँ पर 3 माइनस का 6 0 0 0 0 -1 2 एंड 0, इसको आपने मल्टीप्लाई करना है b के साथ में, तो 8 5 4 ये इक्वल्स टू आपका क्या बनेगा, एक कॉलम मैट्रिक्स ही बनेगा 3 क्रॉस 3 into 3 क्रॉस 1, तो 3 क्रॉस 1 मतलब एक कॉलम मैट्रिक्स बनेगा। क्या होगा 8 into 5 24 माइनस का 30 प्लस 0, ये तो आपका 0 प्लस 0 प्लस 0 बनेगा, माइनस का 8 प्लस का 10 प्लस 0 इक्वल्स टू क्या बन रहा है, ये आपका 6 बनेगा 0 बनेगा और 2, और ये नोट इक्वल्स टू क्या आ रहा है नल मैट्रिक्स आ रहा है। इट मींस ये इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। अगर दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है इट मींस ये आपका सिस्टम क्या बनेगा, एक इनकंसिस्टेंट सिस्टम बनेगा जिसका कोई भी हल विद्यमान नहीं होगा। ये वाली बात क्लियर है सभी को, ठीक है। अब आज के लेक्चर में इतना ही करेंगे अपन। ये अपन ने क्या किया है, मैट्रिक्स मेथड से अपन ने किसी भी सिस्टम का सॉल्यूशन निकाला, 2 इक्वेशन किए, आगे 2 पॉइंट और पढ़ेंगे, तो एक साथ में अपन 4 क्वेश्चन करेंगे, 1-2 क्वेश्चन और करेंगे, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही काफी। नेक्स्ट लेक्चर में अपन स्टार्ट करेंगे एलिमेंट्री मेथड, रो एलिमेंट्री मेथड से अपने किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे निकालना होता है, वो सब चीजें अपन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतने काफी है, थैंक यू।